ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल हमको मैसेज मिल गया था, तो हम एरोमेटिसिटी बच्चा थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रेजोनेंस के साथ ही। ठीक, बाकी तो तुम लोग पढ़े हो। जितना कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है, जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग उसके अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्लास के आगे। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में तुमको स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, अब आज वाली क्लास जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। एरोमेटिसिटी क्या होती है वो फिर डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे बेटा एरोमेटिक कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, क्योंकि जब तक तुमको एरोमेटिसिटी नहीं आएगी तब तक रेजोनेटिंग कंपाउंड का एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सुनना ध्यान से। जैसे हम अभी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे बच्चा कि हमारे पास कई तरह का, ठीक है सुनना ध्यान से बेटा, हमारे पास कई तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट है तो हम बताए थे बेटा कार्बोनेट का ऐसा 3 स्ट्रक्चर है। हम ये सब चीज़ बता चुके हैं लास्ट क्लास में, और हम ये बताए थे बेटा इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये भी डिस्कस कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। आज का क्लास क्या है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी से। ठीक है, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तभी हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट को पढ़ पाएंगे। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सुनते रहना प्लीज़। सबसे पहला फैक्टर, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सिंपल भाषा में तुम ये कह सकते हो मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होती जाएगी, ठीक है, ऑक्टेट होने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन बच्चा ये बात ध्यान रखना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना। फिर से हम आ रहे हैं वहीं पे, क्योंकि यहाँ बहुत गलती होती है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना बच्चा जहाँ पे वैलेंसी 8 से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाए सेकेंड पीरियड के। सेकेंड पीरियड का कोई एलिमेंट 8 से ज़्यादा कभी भी किसी हालत में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं शो कर सकता। तो ये तो पहला नियम हो गया कि ऑक्टेट जितना ज़्यादा होगा बच्चा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, पहले हम रूल्स लिख दे रहे हैं, फिर हम तुमको एग्जांपल से बताते चलेंगे कैसे चेक कर रहे हैं। तो पहला तो ऑक्टेट कंप्लीट देखोगे। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इफ ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, ठीक, तब उस केस में हम जाएंगे, ध्यान देना हम क्या बोले, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हुआ। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो चार्जेस देखेंगे, नेगेटिव चार्ज कहाँ है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, ये समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट, अगर ऐसा कभी हुआ कि हमको इस सेकंड पॉइंट से भी आंसर नहीं आ रहा, तब हम सेपरेशन ऑफ चार्जेस देखते हैं बेटा। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना कि पॉजिटिव लाइक चार्जेस मीन्स सेम चार्जेस, लाइक नहीं लिख रहे, ये तो कन्फ्यूजन होता है। सेम चार्जेस, ठीक है, शुड नॉट बी क्लोज। जो सेम चार्ज हैं वो पास नहीं होने चाहिए, ठीक है, अपोजिट चार्ज पास होने चाहिए। ये तो सबको पता है भाई, प्लस माइनस पास में होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लस माइनस अगर दूर होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक, और प्लस प्लस पास में हो गया, ओ भाई मेरे, तब स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, ऑक्टेट पे। फिर स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो नेगेटिव चार्ज पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इसका तुम पॉज करके, ठीक है बेटा, देखो कई ये आ रहा है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं बच्चा, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। जब लाइव क्लास आएंगे तो हम तुमको समय देंगे लिखने का,
रिकॉर्डेड क्लास में क्लास हम खुद ही 1 घंटे की रखते हैं, ठीक है, ताकि तुम पॉज करके चीज़ों को लिख सको। तो तुम्हारा वो 1.5 घंटे के अंदर सारी चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट क्लास भी तुम्हारी खराब हो रही, ऐसा नहीं बेटा। 1 घंटे 10 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। तुम पॉज करके लिख सकते हो। 20 मिनट लिखने का जो समय है वो तुम पॉज करके उसको लिख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ रुकेंगे तो फिर बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉज करके तुम उसको लिख लेना, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्योंकि जब तक थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना इससे रिलेटेड, तो हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे सामने एक ये सवाल आ गया, ठीक है, रुकना, ठीक है। मान लो हमारे सामने एक ये सवाल है बच्चा, ठीक है, ठीक। मान लो हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन ला रहे हैं तुम्हारे सामने, 1 मिनट रुकना, हाँ, ठीक है। अब देखो तुमको चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, और तुमसे बोला क्या है कि तुम इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, ठीक है। इन दोनों की स्टेबिलिटी तुम कंपेयर करो मेरे भाई। हाँ, क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है ये तो हम पहले रूल्स के हिसाब से चलेंगे। स्टेबिलिटी का पहला रूल क्या था बच्चा, जितनी ज़्यादा बॉन्ड होगी, पाई बॉन्ड जितनी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम देखना ध्यान से, ये न्यूट्रल एटम है बच्चा, न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक। और यहाँ क्या है बेटा, चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। समझना ध्यान से, अगर कभी ऐसा आया कि न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और चार्जेस के बीच में कंपेयर करना हो, ये अपने अंदर ही सोचो कि कोई स्पीसीज चार्ज है और कोई चीज़ न्यूट्रल है, तो सिंपल सी बात है बेटा, न्यूट्रल वाले की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी चार्ज वाले से, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज बेटा ज़्यादा स्टेबल होता है, वो नेचर में ज़्यादा अच्छे से रह पाएगा। अगर कोई चीज़ चार्ज रहने लगी तो उसके ऊपर जो मन तो जाके अटैक कर देगा, ठीक है। तुम ही जाओ मेरी क्लास में आओ और एकदम हुड़दंग मचाना शुरू कर दो, अगर ऑफलाइन क्लास होती तो हम तुमको पटक के मारते, ठीक है। लेकिन अगर तुम शांति से बैठे रहते तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता तुम्हारी तरफ। यही बेसिक नियम है, जो जितना चार्ज होगा उस पर अटैक होने का चांस उतना ज़्यादा होता है। इसी वजह से न्यूट्रल स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू चार्ज के। तो ये तो सिंपल हो गया, ए ज़्यादा होगा बी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक। ये देखो, अब यहाँ पे भी हम आएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लो पहले। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिनोगे बेटा तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ भी क्या है बच्चा, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ भी कितना है बच्चा, 2 पाई बॉन्ड है, तो बॉन्ड तो बराबर हो गई। अच्छा, ये न्यूट्रल है तो मतलब ए वाला सबसे ज़्यादा होगा, ये सही है। लेकिन बच्चा अब इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बी और सी में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे। देखो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है किस पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे बेटा, नाइट्रोजन पे। हमको बहुत अच्छे से हम सेकंड पॉइंट पढ़े हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करने को बोलेगा तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू किसके बेटा, थर्ड वाले के। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो खुद ही सोचो इस क्वेश्चन को। 1 मिनट दे रहे बेटा, 1 मिनट में करो जल्दी, 1 मिनट में फटाक से करो, चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, कितनी पाई बॉन्ड है यहाँ बेटा, कितनी पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ कितनी पाई बॉन्ड है बच्चा, 2 पाई बॉन्ड है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों ना देख लें। बेटा हमेशा ध्यान रखना, रूल के हिसाब से चलो। पहले ऑक्टेट कंप्लीट यानी पाई बॉन्ड गिनते हैं, उसके बाद क्या गिनते हैं बेटा, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा चार्ज वाले से। फिर चार्ज में क्या देखते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। फिर अगर वो भी नहीं पता चल रहा तो प्लस माइनस की दूरी जितनी पास होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो पहले बॉन्ड्स गिनोगे ना, पहले पाई बॉन्ड्स गिनोगे, पहले चार्जेस नहीं देखना शुरू कर दोगे। तो यहाँ बेटा 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, हो गया, ठीक है। बहुत आसान है। चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो। देखो पाई बॉन्ड गिनते हैं बेटा, यहाँ कितनी पाई बॉन्ड है, 2,
यहाँ कितनी पाई बॉन्ड है 2, तो पाई बॉन्ड से तो नहीं पता चला, चलो खत्म, पाई बॉन्ड वाला केस खत्म। आगे चलते हैं बच्चा, अब चार्जेस देखते हैं। यहाँ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी न्यूट्रल इनमें से कोई नहीं है। अगर न्यूट्रल होता तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती। अब किस पे आएंगे बेटा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे। मेरे भाई और क्या बताए थे अभी? नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चा? लेस स्टेबल होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे गया तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, बहुत अनस्टेबल है, तो इस वजह से ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू किसके बेटा? बी के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। चलो मेरे भाई बताओ जल्दी, 1 मिनट दे रहे, फटाक से बताओ जल्दी। ठीक है, हाँ मेरे भाई चलो देखो, अब ये सवाल देखो भाई, यहाँ पे कितना है बेटा? 3 पाई बॉन्ड, यहाँ कितना है? 4 पाई बॉन्ड। कुछ नहीं करना है, 3 पाई बॉन्ड, यहाँ का कितना? 4 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बात खत्म। ठीक, आसान एकदम। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से डिस्कस हो गई, ठीक। चलो अब एक केस हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा, इसके बाद हम एरोमेटिसिटी पे आ जाएंगे तुरंत। एक केस है क्रॉस कंजुगेशन का। ये वर्ड तुमको पूरे केमिस्ट्री में परेशान करता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे। देखो रेजोनेंस सिर्फ रेजोनेंस नहीं है जीओसी में, रेजोनेंस और रेजोनेंस के एप्लीकेशन सब कुछ है। ये क्रॉस कंजुगेशन वाला वर्ड, जहां कोई बोलेगा, हम मान लो हम टीचर हैं, हम आए, हमको आंसर पता है किसी चीज़ का, ठीक है, एक सवाल हमको दिया गया, कहा देखो इसका ये आंसर है। अब जो टीचर लोग का होता है ना, अपना बता रहे हैं हम, बाकी लोग का तो नहीं पता। अपना होता है कि अगर क्वेश्चन हम देख लिए और आंसर देख लिए तो अपने अंदर बेसिक इंस्टिंक्ट शुरू हो जाती है कि अरे हाँ इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, जितनी थ्योरीज पढ़ी होंगी सब लगा देंगे। लेकिन तुम तो स्टूडेंट हो, तुमको उतना थ्योरी पता ही नहीं, तो तुम्हारा आंसर आएगा कैसे? तो बेटा ये सारे वर्ड जैसे ही हम बोलेंगे इसमें क्रॉस कंजुगेशन होगा, और तुम फिर आसपास एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दोगे क्लास में, अरे क्रॉस कंजुगेशन तो हमको आता ही नहीं है, और आता भी है तो समझ में नहीं आता है क्रॉस कंजुगेशन है क्या। तो पहले अच्छे से क्रॉस कंजुगेशन को समझ लो, ठीक है, अच्छे से क्रॉस कंजुगेशन को समझ लो। देखो कभी भी अगर कोई रेजोनेटिंग स्पीसीज दो तरफ बट जाए, ठीक है, 1 मिनट पे होल्ड। ठीक है बच्चा, अगर कोई रेजोनेटिंग स्पीसीज दो तरफ बट जाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट्स, तब वो कंडीशन आती है बच्चा क्रॉस कंजुगेशन की। मतलब ये रेजोनेटिंग स्पीसीज इन दोनों में से किसी एक के साथ ही एक बार में रेजोनेंस कर सकती है। फिर समझना, फिर समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई एक रेजोनेटिंग स्पीसीज, अब मेरे सामने 2 ऑप्शन है, ठीक है, चलो हम अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ठीक है, बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। मान लो, लेट इमेजिन, थोड़ा सा ठीक है 11th-12th में हो तो कोई ऐसा ऑकवर्ड भी नहीं फील होगा, ठीक है। मान लो देखो मेरी अभी शादी नहीं हुई है, हमको शादी करनी है। अब मेरे सामने घर वाले क्या किए, ऐसा यूजुअली होता है, घर वाले 5-6 लड़कियों की फोटो ले आए और कहे बताओ इसमें चुन लो, इसमें जिससे शादी करना है कर लो। अब हम सबको देख रहे, मान लो 2-3 अच्छा दिखा, ठीक है, 2-3 अच्छा दिखा तो हम सोचे कि अरे यार इसको चूज करें कि इसको चूज करें। लेकिन मेरे भाई हम दोनों से तो शादी नहीं ना कर सकते, वो 2 फोटो अगर जो हमको पसंद आई है उन दोनों के साथ तो शादी कर नहीं सकते, या तो ये या तो वो, सही। और अगर मान लो किसी एक के साथ शादी करके दूसरे के साथ करना भी होगा तो हमको पहले वाले को डाइवोर्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? यही किस्सा यहाँ पे है, यही शादी वाला किस्सा है इसके साथ, इसकी जिंदगी शादी में फंसी हुई है। तो क्रॉस कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्पीसीज ये डिसीजन लेने की कंडीशन में ना हो कि हम इसके साथ रेजोनेंस करें कि इसके साथ, और उसके पास एक ही तरीका हो, या तो वो उधर रेजोनेंस करेगा या तो वो उधर रेजोनेंस करेगा, दोनों के साथ। सुनना ध्यान से, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई रेजोनेटिंग स्पीसीज के पास 2 ऑप्शंस हैं रेजोनेंस करने के
और एक ही समय पे दोनों के साथ रेजोनेंस ना कर सके, वो कंडीशन होती है क्रॉस कंजुगेशन की। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी रेजोनेटिंग स्पीसीज के पास दो ऑप्शन है रेजोनेंस करने के और किस दोनों के साथ एक साथ रेजोनेंस ना कर सके, उसी को क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है बच्चा, बहुत आसान एग्जांपल है इसका। लेट इमेजिन कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C, ये मॉलिक्यूल। अब तुम सोचो इसके बारे में, इस वाले के बारे में सोचो, इस वाले के बारे में सोचो। अब ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन में है, अब ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी कंजुगेशन है, ठीक। अगर मान लो ये इसके साथ रेजोनेंस करता है तो बेटा होगा क्या, वही पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव C डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। ये जस का तस बना रहेगा, ये रिमेन इंटैक्ट, नो चेंज ऑन इट, ठीक। अब अगर वो कहता है नहीं 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 नहीं, हम इसके इधर नहीं जाएंगे, हमको पसंद नहीं है, हम इधर जाएंगे, तो जब वो इधर जाएगा तो बच्चा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो ये बच जाएगा। यानी तीनों अगर तुम देखना चाहो तो अगर कोई बोलेगा सर क्या इसमें कंजुगेशन है, हम कहेंगे हाँ कंजुगेशन है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। फिर इधर से कोई आया, कहा ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, इधर सिग्मा बॉन्ड, दोनों जगह कंजुगेशन है, कंजुगेशन एकदम लाइन में है, लेकिन रेजोनेंस होने के दौरान वो किसी एक के साथ ही रेजोनेंस कर पा रहा, यही क्रॉस कंजुगेशन है बेटा। ऐसी कोई भी कंडीशन जहां कोई रेजोनेटिंग स्पीसीज किसी एक के साथ ही एक बार में रेजोनेंस कर सकती है, सुनना ध्यान से, ऐसी कोई कंडीशन जहां एक रेजोनेटिंग स्पीसीज किसी एक के साथ एक बार में ही रेजोनेंस कर सकती है, उसको क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। दूसरा वाला वैसे ही पड़ा रहेगा, अब ये इसको वापस से इसमें बदलना पड़ेगा, तब जाके वो इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा। बेटा ये यहां से जंप करके इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता, तो यही कंडीशन होती है क्रॉस कंजुगेशन। हम एक दो एग्जांपल और ले रहे हैं ताकि तुमको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो जैसे CH2 माइनस है, C डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब सोचो, चलो सोचो क्रॉस कंजुगेशन होगा कि नहीं। भाई ये पाई बॉन्ड या तो इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करेगी, या तो ये पाई बॉन्ड इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस करेगी। दोनों के साथ एक साथ नहीं ना रेजोनेंस कर सकता। ये नहीं कि दोनों नेगेटिव आए, पाई बॉन्ड बनाए और दोनों नेगेटिव चाहिए, तो गायब हो जाएगा। अगर तुम दोनों पाई बॉन्ड बना दिए तो ये तो भाग लिया, ऐसा नहीं मेरे भाई। तो ये बात ध्यान रखना, ये कैसा कंडीशन हो गया बेटा, क्रॉस कंजुगेशन। अब समझो, क्रॉस कंजुगेशन जैसी चीजों को जब तक तुम फील नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन में तुमको देख के समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्रॉस कंजुगेशन है कि नहीं, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बता रहे हैं जो हर जगह काम आएगा बच्चा, वो है ये वाला, समझना ध्यान से। ये है बेटा बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब समझना बेटा, ये जो पाई बॉन्ड है या तो वो इसके साथ रेजोनेंस कर सकती है या तो वो इसके साथ रेजोनेंस कर सकती है। ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये बेटा क्रॉस कंजुगेशन में है, इन क्रॉस कंजुगेशन। कैसे क्रॉस कंजुगेशन में बच्चा, इस तरह क्रॉस कंजुगेशन में है कि ये पाई बॉन्ड या इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है या ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। एक बार में दोनों के साथ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तुम खुद ही ड्रॉ करके सोचो, जब इसके साथ रेजोनेंस करेगा, हम बना भी दे रहे हैं, ठीक है, जब इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक बच्चा, तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ OH, ठीक। अब इससे इसका कोई संबंध नहीं रहा, कंजुगेशन खत्म हो गया इसका। तो ये बात ध्यान रखना, अगर वो इसके साथ शादी कर लिया भैया तो ये रिलेशन खत्म, पुराना खत्म हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो क्रॉस कंजुगेशन यही चीज है, एकदम सिंपल भाषा में, कि एक बार में एक ही के साथ रेजोनेंस होगा, भले वो दूसरे के साथ कंजुगेशन में हो तो। और ये क्रॉस कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबको समझ में आ गया होगा। पॉज करके बेटा इसको लिख लो, ठीक है, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं क्रॉस कंजुगेशन की, ठीक है। इफ एनी रेजोनेटिंग स्पीसीज, ठीक है, हैव या कैन रेजोनेंस विथ
resonance in only one direction in spite of conjugation, in both direction. दोनों डायरेक्शन में कंजुगेशन होने के बावजूद अगर कोई स्पीसीज एक बार में सिर्फ एक ही जगह जा सकती है तो उसको क्रॉस कंजुगेशन बोलेंगे। अभी के लिए बस चीज़ों को समझ लो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके बेटा लिख लो एक बार, ठीक है। आई थिंक लिख लिया होगा। पॉज कर लिया करो बेटा, पॉज करने का ऑप्शन तो होगा ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं है लेकिन पॉज करने का तो ऑप्शन होगा बेटा। चलो एक सवाल हम दे रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा किसी रूल से रिलेटेड नहीं है। जैसे कोई ये बोला CH2 प्लस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये बस एक सवाल है बेटा और एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ये रेजोनेंस करेगा? क्या ये रेजोनेंस करेगा? हमारे दिमाग में आएगा हाँ, जैसा आप 3 क्लास से चिल्ला रहे उस हिसाब से ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है, ये रेजोनेटिंग स्पीसीज है और दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अब बच्चा अगर हम चिल्ला रहे तो बात सही है, दो रेजोनेटिंग स्पीसीज के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, कंजुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। लेकिन नहीं, इस केस में जो इसका काउंटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CO पॉजिटिव H, बच्चा यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन पे पॉजिटिव आया तो ये तड़पने लगते हैं, ठीक है। इनको अंदर से फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगती है। तो ये बात ऑर्गेनिक में एकदम दिमाग में भर लो। ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, और नाइट्रोजन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। वो भी किसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है? 2 क्लास पहले याद करो जो GOC2 वाला क्लास किए होंगे, उनको हम ये बताए थे बच्चा पॉजिटिव चार्ज 2 तरीके से आता है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से, एक वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से। ये पॉजिटिव आ रहा है वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से, सॉरी ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और ऑक्सीजन जैसा एटम जो सबका इलेक्ट्रॉन खा जाता हो वो खुद गरीब हो जाए, ठीक है। अब भैया अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोग हम लोग के बराबर आके, भाई देखो उसका दिवालिया भी निकल गया तो भी वो 50 ठो गाड़ी से चल रहा, ठीक है। हम लोग करोड़ों कमाते हैं तो भी साइकिल से चलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जो पहले से इतना अमीर है वो तुरंत गरीब थोड़ी ना हो जाएगा। वही हालत ऑक्सीजन की है, जब वो दूसरों का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो भैया उसके ऊपर पॉजिटिव आने का मतलब कि उसकी हालत एकदम खराब, ठीक है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो उस स्ट्रक्चर को हाईली अनस्टेबल कर देगा। तो एकदम सूत्र वाला बात सुनो, कभी कोई ऐसा रेजोनेंस ना कराना जहां रेजोनेंस होने के बाद पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन पे आना शुरू हो जाए। उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। SN1, SN2 जैसी चीज़ें जो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ाएंगे वहाँ ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा रेजोनेंस ना कराना जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन बन जाए, ऐसा कभी नहीं करते बच्चा। तो ये दिमाग में भरे रहना कंसेप्ट की तरह, है तो क्वेश्चन लेकिन कंसेप्ट की तरह भरे रहो, ठीक है। चल अभी बहुत सारी चीज़ें बची बेटा, बहुत परेशान हो, इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी भागोगे गलत होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ठीक। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे तुमसे एक क्वेश्चन आया, सुनना प्लीज। मान लो कोई ये बोला ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा, ठीक है।
और बोला क्या दोनों ऑक्सीजन एक बार में रेजोनेंस करेंगी? तो मेरा दिमाग खनका, कहा सर क्वेश्चन दिए हैं तो कुछ खेल तो होगा इसमें, आसान तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो ऑक्सीजन का रेजोनेंस बना ही लेते हैं, चलो हम बना लेते हैं। अगर रेजोनेंस होना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चा, ठीक है, अगर रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक होना होगा तो ये दोनों ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चा इन दोनों को तोड़ लेते हैं, पहले वाले को ब्रेक करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस बनाना सिखाए थे हम, क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा, हमेशा ध्यान रखना। ये कैसे ब्रेक करता है पढ़ाए थे, NO2 का ब्रेकिंग कल ही सिखाए अभी मेसोमेरिक में, ठीक है, कि बेटा कभी भी पाई बॉन्ड तोड़ना होगा तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, जैसे ही ये ऐसा आएगा बेटा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगी। क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा ऐसा, O नेगेटिव, ये ऐसा, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड हो। अब बताओ क्या इसके आगे रेजोनेंस होगा? क्या ये प्लस यहां पे जाएगा? भाई अगर इसके आगे रेजोनेंस कराना होता तो भैया मेरे ये पाई बॉन्ड को यहां आना होता, पाई बॉन्ड को यहां आना होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां कूद के चला जाता, ठीक है, होता है ऐसा। और अभी हम तुमको बताए हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, ये महापाप है कि रेजोनेंस कराते समय कोई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो, और वो भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज जो डेफिशिएंसी लाता हो, ठीक है। बैलेंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता तो एक बार आदमी झेल भी लेता है, ये तो तुम उसको गरीब बना दे रहे, भिखारी बना दे रहे इसको, ठीक है। तो ये यहां पे कभी नहीं आएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट नहीं करेगी। मतलब सुनना ध्यान से बच्चा, या तो ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगी या तो ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगी, ठीक है। एक बार में दोनों डबल बॉन्ड ओ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब अगर ये रेजोनेंस में गया तो ये नॉट पार्टिसिपेट, ठीक, और अगर नीचे वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस में गया बच्चा ये वाला, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अभी थोड़ी देर पहले, एक क्लास पहले क्या बताएं, कंजुगेशन होने के बावजूद, अभी तुरंत बेटा 10 मिनट पहले दिमाग को पीछे ले जाओ, ठीक है, गजनी मत बन जाओ, ठीक है भैया मेरे। अगर हम बताए थे कि अगर कंजुगेशन होने के बावजूद, देखो यहां भी कंजुगेशन है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कंजुगेशन होने के बावजूद दो में से अगर एक ही रेजोनेंस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, क्रॉस कंजुगेशन। तो ये भी एक एग्जांपल किसका हो गया बेटा, क्रॉस कंजुगेशन का। कंजुगेशन तो है लेकिन ये जो रिंग है ये दोनों में से किसी एक ही के साथ रेजोनेंस करेगा, या तो ये साइकिल इसके साथ रेजोनेंस करेगा या तो ये साइकिल इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है बच्चा। अभी एरोमेटिसिटी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसका रीजन हम यही देंगे, क्रॉस कंजुगेशन। तो इसको बहुत डिटेल में अच्छे से लिख लो, ठीक है, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक, मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे। चलो भाई, अब एक सवाल, रेजोनेंस किन किन फैक्टर्स पे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि रेजोनेंस कहीं घटता या बढ़ता हो, सही बात बच्चा, ये बात ध्यान रखना, साइज जितनी बढ़ती जाएगी रेजोनेंस करने की टेंडेंसी, रेजोनेंस टेंडेंसी या साइज डिफरेंस लिख लो, साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा रेजोनेंस उतना ज़्यादा डिक्रीज करता जाएगा। ये तो सही बात है, साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा रेजोनेंस उतना कम होता जाएगा। लेकिन हम तुमको बताएं ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। हम एक एग्जाम्पल भी तुमको ले रहे हैं, ठीक है, या चलो एग्जाम्पल बाद में हम इसको एक साथ लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट बस तुम अपने दिमाग में भर लो, अभी एक कॉपी में लिख लो, हम एकदम नहीं समझा रहे इसको, ये सब हम उठा के एप्लीकेशन के समय सिखाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस एक पॉइंट की तरह लिख लो, सितारा बना लो, कहीं कॉपी वॉपी में 2-4 ठो ग्लिटर भी डाल देना, ठीक है ताकि वो दिखे, बक्सा वक्सा भी बना देना, अच्छा लगता है। तो साइज डिफरेंस अगर इंक्रीज करेगी तो रेजोनेंस बेटा डिक्रीज करेगा। जैसे अगर कोई बोला कि बेटा CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे OH है, ठीक है, ये लोन पेयर, और बेटा CH2 पॉजिटिव है और यहाँ SH है लोन पेयर, और कोई बोला बताओ यहाँ भी रेजोनेंस होगा,
ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनाएगा। यहां भी रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर बेटा क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहां रेजोनेंस कमजोर होगा, यहां रेजोनेंस तगड़ा होगा। क्यों? कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, साइज सेम है, सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर साइज है, इस वजह से मोर रेजोनेंस, सिमिलर साइज मोर रेजोनेंस। ठीक है, साइज सिमिलर है तो रेजोनेंस ज्यादा होगा। यहां बच्चा साइज डिसिमिलर हो गई, कार्बन सेकंड पीरियड, सल्फर थर्ड पीरियड, एक पीरियड कूदना पड़ेगा, तो साइज का डिफरेंस है बच्चा, डिसिमिलर साइज। और अगर डिसिमिलर साइज है मेरे भाई, तब कम रेजोनेंस होगा। तो अभी के लिए तो अपने दिमाग में छोटे से कोने में इसको कहीं डाल लो। ठीक है, आने वाले समय में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तुम इसको बस दिमाग में कहीं भर लो, हो जगह तो। ठीक, इसको पॉज करके लिख लेना बेटा। ठीक है, अब तो यही बोलना पड़ रहा है, पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब बच्चा हम आते हैं, अब अगर रेजोनेंस के इसके आगे कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है, अब और रेजोनेंस के कंसेप्ट जो होंगे वो एरोमेटिसिटी के बाद ही सीख पाएंगे। एक्चुअली हम सोचे थे कि एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा दिल से कामचोर हम भी हैं जैसे तुम लोग हो ठीक है, तो हम सोचे थे एरोमेटिसिटी ना पढ़ानी पड़े, लेकिन चलो क्या ही कर सकते हैं। चलो भैया मन चंगा कर लो अपना। अब हम लोग एरोमेटिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज़, अगर हमसे एरोमेटिसिटी पढ़ना है तो पीछे वाला थोड़ा सा पॉइंट भूलना पड़ेगा बच्चा। नॉर्मली जितने लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे भी पढ़ाते हैं, हम तो उतना नहीं देखे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल होता है एरोमेटिसिटी में, क्वासी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इतना सारा कचरा लेके अगर हम गए IIT-JEE में, ठीक है, और मेरे सामने सवाल एकदम सिंपल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, और हम 75 चीज़ लगाना शुरू किए और वहाँ जाके धुआं हो गए। ठीक, जब JEE में जाते हैं, JEE या बड़े एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में भर लो, ज़्यादा पढ़ने वाला कभी सेलेक्ट नहीं होता। जिसको चीज़ें उस एग्जाम में याद होती हैं वो सेलेक्ट होता है। तुम साल भर बहुत सारी किताब पढ़ लो, अभी किसी से मिलोगे, कोई बगल से निकला, कहा भाई मेरे ऑर्गेनिक की एक बहुत अच्छी किताब है मॉर्सन बॉयड, फिर तुम 2 सड़क आगे पहुंचे, कोई बोला अरे क्लेडन ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर भैया तुम किताब सब गांज लिए इतना और पढ़ना शुरू किए, पढ़े भी तुम, हम ये नहीं कह रहे, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते भी हैं। 2-3 महीना पढ़ने के बाद मेरे भाई समझना, जब तुम JEE में जाते हो तो 22 चैप्टर केमिस्ट्री के होते हैं, 30 चैप्टर फिजिक्स के, 30 चैप्टर मैथ के। भैया तुम टोटल 100 चैप्टर्स लेके जा रहे हो, और उसमें एरोमेटिसिटी के लिए अगर तुम इतना ज़्यादा पढ़ लोगे तो बाकी का जगह कहाँ बचेगा। तो एकदम सिंपल रूल्स पे ध्यान रखेंगे, देखना, ध्यान देना, जो हम बोल रहे हैं उसी लाइन के हिसाब से चलना, सारी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये बात ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो स्वीट स्मेलिंग होते हैं। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग, ये डेफिनेशन है। जिंदगी में पहली बार एरोमेटिक कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़े तो यही पढ़े, हमको नहीं पता स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमको नहीं पता साइक्लिक है कि एंटी साइक्लिक है कि क्या है, हमको नहीं पता। अगर कोई स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है तो उसके एरोमेटिक होने का चांस है। फिर ध्यान देना, अगर कोई स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है तो उसके एरोमेटिक होने का चांस है। जितने एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो सब स्वीट स्मेलिंग होते हैं, अच्छा महकते हैं, डीओ, परफ्यूम, ठीक है, अगरबत्ती, ये सब भैया एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन सारे स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते ना भाई मेरे। ईस्टर कक्षा 10 जब पास किए होगे, ठीक है, 2 साल पहले, तो वहां पे कार्बाइड्स कंपाउंड में एक कंपाउंड था ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है भैया, इसको बोलते थे फ्रूटी स्मेल। और जब 10th में ये हम लोग पढ़ते थे फ्रूटी स्मेल, तो एक ही चीज याद आती थी, मैंगो फ्रूटी, वैसी टाइप की स्मेल होती है। और वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता, तो तुम इसका रिवर्स नहीं कह सकते, सारे एरोमेटिक स्वीट स्मेलिंग है लेकिन सारे स्वीट स्मेलिंग एरोमेटिक नहीं है ना। तो ये समझ में आ गया बच्चा, एरोमेटिक कंपाउंड जितने होते हैं स्वीट स्मेल होते हैं। फिर सवाल आया, अरे ठीक है, जब जैसे ही ये खोजा गया तो आया कि भैया स्वीट स्मेल तो गड़बड़ा जाएगा,
पता चला हम स्मेल किए, वो स्वीट निकल गया, हम एरोमेटिक का रिएक्शन करा गए, उड़ गया सब, ब्लास्ट हो गया। तो कुछ और रूल्स बनाए गए। कुछ और रूल्स क्या क्या बनाया गया बेटा? जब स्ट्रक्चर को एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि जितने भी एरोमेटिक फॉर्म है सब साइक्लिक होते हैं। जब तक वो साइक्लिक ना हो तब तक एरोमेटिक नहीं होगा। दूसरा, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे एटम बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं साइकिल के। ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ साइकिल। साइकिल के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक। तीसरा बेटा, तीसरा, मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेशन। भैया साइकिल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंजुगेशन में। कंजुगेशन बताएं अभी, जो रेजोनेंस करता रहे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं कर रहा भैया उसको उठा के बाहर फेंक देना, वो एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं होगा। एरोमेटिसिटी में कौन काउंट होगा? जो रेजोनेंस करेगा, जो कंजुगेशन में होगा। चलो इतना तो आ रहा हमको। चौथा, ये तो एरोमेटिसिटी होगी बेटा। ठीक। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब बता दे रहे, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। ये सब तो बकवास है। n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये रूल ऐसे हैं जो सबको पता होंगे, जो जितने लोग हैं ना सबको पता होंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो पढ़ाई पढ़े ही हो एरोमेटिसिटी। चौथा रूल, अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में गया, लोन पेयर अगर पार्टिसिपेट किया कंजुगेशन में, पार्टिसिपेट इन कंजुगेशन, then count it as pi bond। भैया मेरे, कभी कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको पाई बॉन्ड की तरह काउंट किया जाता है। लोन पेयर का अस्तित्व खो देता है, उसको उड़ा देते हैं, लोन पेयर की तरह नहीं मानते। ठीक। पांचवा पॉइंट, मोर देन 8 मेंबर रिंग, मोर देन 8 मेंबर न्यूट्रल रिंग, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू 8 मेंबर रिंग, मेंबर न्यूट्रल रिंग। कोई चार्ज नहीं होना चाहिए बेटा, न्यूट्रल रिंग। इसका रीजन हम बताएंगे। ठीक है। अगर कभी भी कंपाउंड एरोमेटिक आएगा तो वो रिंग प्लेनर होगी, और अगर एंटी एरोमेटिक आएगा तो रिंग नॉन प्लेनर हो जाएगी। ठीक। और वो किस में बदल जाएगा? नॉन एरोमेटिक में। फिर बता रहे सुनो, यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। 8 मेंबर या 8 मेंबर से बड़ी कोई रिंग, एक रिंग, 8 मेंबर या 8 मेंबर से बड़ी रिंग, अगर तुम्हारे गिनती में बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। ये तो सबको पता है। ठीक है, एरोमेटिक। और बच्चा अगर एंटी एरोमेटिक चेक करना होता है, एंटी एरोमेटिक चेक करना होता है तो उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, यानी 4, 8, 12 ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एक साथ चलता है बेटा, सारी कंडीशन सब कुछ सेम होती हैं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फर्क होता है। एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है बच्चा। एरोमेटिक के केस में कितना होना चाहिए बेटा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा। और एंटी एरोमेटिक के केस में क्या होना चाहिए बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4, 8, 12 ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग हकल रूल बोलते हैं। ये सब बहुत ऐसा चीज है जो 12th क्लास में सबको समझ में आती है। अगर कभी 8 मेंबर या 8 मेंबर से ऊपर की न्यूट्रल रिंग है, ठीक है, न्यूट्रल रिंग है, हमेशा ये बात ध्यान रखना बच्चा, गिनती में अगर तुम्हारा एरोमेटिक आ गया तब तो वो रिंग प्लेनर होगी,
और गिनती में अगर एंटी एरोमेटिक आ गया तो बच्चा रिंग नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, यानी वो नॉन प्लेनर हो जाएगा और वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो गिनती में आ रहा है वो बदल जाएगा किसमें, नॉन एरोमेटिक में। हम एग्जांपल से समझाएंगे, मत परेशान हो, फिलहाल के लिए तो बस इसको लिख लो बस, ठीक है। अब हम फिर एक एक एग्जाम्पल करके समझाते जाएंगे तुमको, ठीक है। ठीक, मेरे ख्याल से पॉज करके लिख लो इसको, रूल्स को। बच्चा इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं सीखना है बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं सीखना है, एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करेंगे, इसी लेक्चर में एरोमेटिसिटी खत्म होगा, सारे क्वेश्चन तुम करोगे। हम तुमको डीपीपी भी आज देंगे असाइनमेंट, 3 दिन से नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, लेकिन आज असाइनमेंट तुमको व्हाट्सएप हो जाएगा, ठीक। सारे क्वेश्चन तुम करोगे इन्हीं रूल्स पे। चलो पहले तो हम तुमको वो समझा दे रहे, ठीक है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें, फिर तुमको समझाते हैं। जैसे ये, चलो ये सवाल है हमारे सामने और बोला कि बताओ ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो कंडीशंस को चेक करना शुरू करते हैं, कंडीशंस को चेक करना शुरू करते हैं। साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है भाई, साइकिल दिख रही। sp2 है, चलो बच्चा हम बताए थे तुमको हाइब्रिडेशन निकालते समय हर जगह हाइड्रोजन बनाते हैं, बिना हाइड्रोजन बनाए कोई हाइब्रिडेशन नहीं निकालेगा। जो पहली क्लास किया होगा उसको याद होगा। बच्चा यहाँ कार्बन की 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ कुल मिला के 2 हाइड्रोजन होंगे, सही है, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, ऐसा। चलो फटाफट चलो फट जल्दी। बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, sp2, यहाँ sp2, यहाँ क्या बच्चा sp3, धुआं हो गए भैया, खत्म। ये कैसा आ गया, नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कार्बन साइकिल के अंदर का कोई कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो भैया बात खत्म हो गई, वो नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए हर कार्बन को क्या होना चाहिए था, sp2 हाइब्रिडाइज। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये सवाल बढ़िया है, ये सवाल अच्छा है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं बेटा हेटेरो एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरो एरोमेटिक मतलब कार्बन न होके कोई और एलिमेंट आ गया है, पर समझ लो ये सब हेटेरो, होमो, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं। होमो मतलब क्या, सब कार्बन का बनाओ। हेटेरो मतलब क्या, कोई कार्बन की जगह कुछ और आ जाए, ठीक। क्वासी मतलब क्या, अगर कोई चार्ज रिंग आ जाए, ठीक है, न्यूट्रल रिंग ना होने की जगह चार्ज रिंग हो जाए तो वो क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। तो बस तुम बेटा वर्ड्स पे मत जाओ, तुमसे एरोमेटिसिटी पूछेगा, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक मतलब होता है कोई चीज चार्ज हो गई तो उसको क्वासी बोल देते हैं। होमो मतलब सारे कार्बन से बने हो, होमो एरोमेटिक। कोई और एलिमेंट आ जाए, हेटेरो एरोमेटिक। भाड़ में गया सब, हमको नहीं पता ये सब क्वासी फासी होमो, हमको ये पता है इसकी एरोमेटिसिटी निकालनी है, और एरोमेटिसिटी निकालनी है तो सल्फर के पास बेटा लोन पेयर है। चलो बच्चा देखो, क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? देखो बेटा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। बेटा यहाँ भी कंजुगेशन है, यहाँ भी कंजुगेशन है, यहाँ भी कंजुगेशन है, ठीक है। मतलब ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, ठीक है बेटा। लोन पेयर कंजुगेशन में तो सोचो ध्यान से, प्लीज सुनना ध्यान से बेटा। अच्छा, लोन पेयर कंजुगेशन में है तो लोन पेयर इज काउंटेड एज पाई बॉन्ड। लोन पेयर को किसकी तरह काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड की तरह। अब चलो हाइब्रिडेशन गिनो इसका। चलो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक लोन पेयर। बच्चा ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा हाइब्रिडेशन में? वो तो पाई बॉन्ड बन गया, और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनी जाती। हाइब्रिडाइजेशन याद होगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या बच्चा, लोन पेयर। ये लोन पेयर बदल गया किसमें, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड की तरह गिनने लगे तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये बात ध्यान रखना, काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp2। अच्छा, यहां वाले कार्बन का भी sp2। बच्चा अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो सब जगह sp2 होगा, ठीक है, sp2 हो गया। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए था, कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए था, साइक्लिक है। दूसरा sp2 है, साइक्लिक भी है, sp2 भी है। फिर आगे चलेंगे, फिर पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। बेटा पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। भैया पाई बॉन्ड की तरह ना काउंट कर रहे हो इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये। बेटा कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
6 पाई इलेक्ट्रॉन हम बताए थे। कौन कौन एरोमेटिक होता है बेटा? 2, 6, 10, 14, 18, ये सब क्या होता है बेटा? एरोमेटिक। 4, 8, 12, 16, 20 एंटी एरोमेटिक, रटे रहना एकदम। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक होगा। काम खत्म। चलो आगे चलते हैं। ठीक, चलो मेरे भाई, अब ये कंपाउंड आया। ठीक, जब कभी भी ऐसे कंपाउंड आए, ठीक है, मेरे ख्याल से उसको लिख लिए होगे, पॉज कर लेना, लिख लेना या बैक चले जाना। जब कभी भी ऐसे कंपाउंड आए जैसे हमारे सामने हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा हो, डबल बॉन्ड सी लगा हो, रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड लगी हो, सबसे आसान काम है पाई बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक, उसको ब्रेक करके फिर एरोमेटिसिटी देखो। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, फिर बता रहे, तो पहले पाई बॉन्ड को तोड़ दो, फिर एरोमेटिसिटी देखो। ठीक, चलो पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं। पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। चलो आ गया। अब चलो गिनो जरा। ऑक्सीजन के पास यहाँ क्या होगा बेटा? लोन पेयर होगा, दिख रहा होगा बेटा? चलो अब दिख रहा होगा, ये लोन पेयर होगा। ठीक है भैया मेरे, ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, गिनो जरा बेटा। ये प्लस है, इधर भी कंजुगेशन में है, इधर भी कंजुगेशन में है, इधर भी कंजुगेशन में, सब कंजुगेशन में। साइक्लिक कंजुगेशन आ गया। तो कंजुगेशन अगर आ गया, कंजुगेशन आ गया तो हमारा काम आधा पूरा हो गया। तो सबसे पहला क्या बच्चा? साइक्लिक है, सही है, साइक्लिक है। दूसरा हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2, सबका हाइब्रिडेशन sp2 है। चलो जोड़ लेते हैं हम, एक दो बता दे रहे हैं बच्चा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, इसका sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा। यहाँ सोचो, कार्बन की 3 बॉन्ड दिख रही, 1, 2, 3, तो एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तब होता जब ये न्यूट्रल होता, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा हाइड्रोजन हट जाएगा। फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर न्यूट्रल कार्बन होता है तो 4 बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया तो 1 बॉन्ड कम हो जाएगी, तो पॉजिटिव आने की वजह से 1 बॉन्ड कम हो गई, तो बच्चा यहाँ पे 3 ही बॉन्ड होगा, और 3 बॉन्ड होगा तो इसका भी sp2 आ गया। अच्छा चलो इसके बारे में सोचो। ऑक्सीजन की 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। इस लोन पेयर को क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि ये लोन पेयर किस में बदल जाएगा? काउंटेड एज पाई बॉन्ड। वो लोन पेयर किसकी तरह काउंट होगा बच्चा? पाई बॉन्ड की तरह। चलो भैया मेरे, तो यानी हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा एरोमेटिक। अरे जितना एग्जाम्पल ये सब एरोमेटिक ही आ रहा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चा? हाँ, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इससे एक कंसेप्ट बनेगा हमको। ठीक है, मान लो तुमसे कोई बोला कि बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। हम देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है बच्चा, यहाँ कार्बन है, सब लोग दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक है, पहला कंडीशन पूरा है। फिर देखेंगे सब sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। लेकिन उसके लिए पहले देख तो लें किसका लोन पेयर कंजुगेशन में है। बेटा ये जो लोन पेयर है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये जो लोन पेयर है सल्फर का, बेटा वो इधर भी कंजुगेशन में है, इधर भी कंजुगेशन में है, तो दोनों साइड कंजुगेशन में है बच्चा, इधर भी। मतलब ये लोन पेयर कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में है या रेजोनेंस में जाएगा, इसका मतलब काउंटेड एज किसकी तरह काउंट करेंगे बच्चा? पाई बॉन्ड की तरह। चलो काम खत्म। क्या इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे? क्या उसका लोन पेयर कंजुगेशन में है? नहीं बेटा, ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड, बच्चा इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक, एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये कहीं सितारा बना के ऊपर लिख लो स्टेटमेंट जो बोल रहे। कभी भी रिंग के अंदर होगे और तुम्हारे सामने ऑप्शन आए कि लोन पेयर को रेजोनेंस पे ले जाएं कि पाई बॉन्ड को, फिर से रिपीट करें, सुनना ध्यान से। यहां तुम्हारे सामने ऑप्शन आ गया ना बेटा, चाहे तो इस पाई बॉन्ड के साथ इसको रेजोनेंस कराएं, चाहे तो इस पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड को रेजोनेंस कराएं, तो हमारे पास ऑप्शन मिल गया। तो जब कभी भी ऐसा हो कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में डिसाइड करना हो कि किसको रेजोनेंस में ले जाएं,
साइकिल के अंदर हमेशा पाई बॉन्ड रेजोनेंस करती है, साइकिल के बाहर हमेशा लोन पेयर रेजोनेंस करता है। कभी ऐसी कंडीशन आए जहां बेटा लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में डिसीजन लेना हो तो हमेशा साइकिल के अंदर पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, साइकिल के बाहर लोन पेयर को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, लिख लेना, स्टेटमेंट लिख ही लो तुम लोग। ठीक है, लिखो पाई बॉन्ड इज गिवन प्रायोरिटी इन रेजोनेंस than lone pair. Pi bond is given priority than resonance in lone pair. Pi bond is given priority than resonance in lone pair inside ring. While lone pair is given priority then pi bond outside ring. अगर रिंग नहीं होगी लोन पेयर इज गिवन प्रायोरिटी देन पाई बॉन्ड आउटसाइड रिंग। अगर रिंग नहीं होगी तो पहले लोन पेयर को रेजोनेंस कराएंगे, अगर रिंग है तो पहले पाई बॉन्ड को रेजोनेंस कराएंगे। ठीक है, तो बच्चा ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये बच्चा रेजोनेंस में नहीं जाएगा। कौन जाएगा रेजोनेंस में? पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगी। ठीक है, ऐसे क्लियर है? तो बेटा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगी, लोन पेयर नहीं जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस। चलो मेरे भाई आ गए हम लोग। अब गिनते हैं। साइक्लिक है, सब sp2 है कि नहीं? बेटा कार्बन तो सब sp2 है ही, दिख रहा, सब डबल बॉन्ड्स है तो sp2 है। सल्फर के बारे में सोचो बच्चा, सल्फर के बारे में सोचो। सल्फर का 2 बॉन्ड दिख रहा है, एक लोन पेयर, ये गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो पाई बॉन्ड की तरह गिना रहा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा? sp2। चलो इसको गिनेंगे कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन में गिनेंगे। क्यों गिनेंगे? क्योंकि ये तो रेजोनेंस में गया ही नहीं, जो रेजोनेंस में नहीं गया वो हमेशा गिना जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा? 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चा? sp2। तो सारे कार्बन के हाइब्रिडेशन, सारे एटम के हाइब्रिडेशन sp2 हो गए, sp2 भी मिल गया। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनो तो 2, 2 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? एरोमेटिक। सबको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमको उम्मीद है। ठीक है, क्लियर होगा अच्छे से। चलो ये सवाल देखो, हमारे सामने एक सवाल आ गया। ठीक है, सवाल जवाब तो चलता रहता है ना बच्चा। ठीक है, ये नया सवाल है, इस पे देखते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस आए, ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें 2 रिंग जोड़ी हो, ठीक है, और बोला हो कि एरोमेटिक बताओ, तो बच्चा बहुत सिंपल तरीका है, तुम पाई बॉन्ड को तोड़ दो। लेकिन पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ना ताकि कोई रिंग एरोमेटिक बन जाए। हमेशा जब कभी भी पाई बॉन्ड, इस तरह की पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड इज ब्रेक्ड। बच्चा अगर एक बात बताओ, सुनो, अगर ये कंपाउंड ऐसा होता, डबल बॉन्ड हो ऐसा, तब तो भैया बिना सोचे समझे इसको तोड़ते। कैसे तोड़ते? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर माइनस, इस पे प्लस। ठीक, हमेशा हेट्रोजीनियस बॉन्ड में सोचना ही नहीं है। हेट्रोजीनियस बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर माइनस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस। लेकिन यहां क्या है बच्चा? दोनों साइड कार्बन है, देख रहे हो, दोनों साइड कार्बन है, तो ये एक होमोजीनियस डबल बॉन्ड है। होमोजीनियस, जब होमोजीनियस पाई बॉन्ड है, मतलब एक ही तरह के एटम है दोनों साइड, तब बेटा कोई कहेगा हम प्लस इधर लगाएंगे, कोई कहेगा हम प्लस इधर लगाएंगे, हमारा मर्जी का कर लोगे तुम। तो भैया प्लस लगाने का भी रूल होता है। जब होमोजीनियस पाई बॉन्ड हो तो उसको इस तरह ब्रेक किया जाता है, ब्रेक दैट एटलीस्ट वन रिंग बिकम एरोमेटिक। कम से कम एक रिंग एरोमेटिक बने, और नहीं बन रही है तब बच्चा चाहे जैसे तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कम से कम एक रिंग एरोमेटिक बननी चाहिए। ठीक है, तो हम पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, टूट गई पाई बॉन्ड। अब यहाँ हटा नहीं सकते ना बच्चा, मान लेना टूट गई। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया। पहले हम इधर प्लस लगा रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए, इधर प्लस इधर माइनस।
अगर तुम ऐसे पाई बॉन्ड को तोड़े होते तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया होता। कैसे? चलो देखो, ये कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे होगा बेटा? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हो गया बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। मतलब ऐसे नहीं तोड़ेंगे, कभी ऐसे नहीं तोड़ना बेटा कि कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाए, ठीक है? तब दूसरे साइड तोड़ते हैं। जब ऐसे तोड़ोगे तो ये दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? देखो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा कुल मिला के? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां पे कितना बच्चा? 2 और नेगेटिव चार्ज भी बेटा इलेक्ट्रॉन ही होता है, लोन पेयर की तरह गिना जाता है। हम बताए थे बेटा लोन पेयर और नेगेटिव में कोई फर्क नहीं होता, तो नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो दोनों रिंग कैसी बन गई? दोनों रिंग एरोमेटिक बन गई, एरोमेटिक बन गई, ठीक है? तो ये समझ में आया? हालांकि ये अभी उतना नहीं समझ में आया होगा, ठीक है? क्वेश्चन पहले आ गया, हाँ, लेकिन हम लोग पहले कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? फिर उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। सुनो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मन कचोट रहे होंगे, ठीक है? कि अरे सर, आप 5 ही रूल से कैसे बता दिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 ही रूल में सब खत्म हो जाए? चलो हम एक एक करके बेटा सारा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जो तुमको लगता था कि वो बहुत टफ सवाल है, देखना उन 5 रूल पे सब हो जाएगा। देखना, पहले हम डिस्कस करें बेटा वो वाला पॉइंट कि अगर कभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे ये वाला, जैसे कोई बोला कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो तुमने क्या किया? तुमने इस कार्बन को देखा, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है? सॉरी, 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 1 हाइड्रोजन है। तो बच्चा ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, बेटा ये भी sp2 हो गया, हाइब्रिडेशन मत पूछना, ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो ये तो समझ में आया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव बेटा कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये हम रेजोनेंस के शुरू से बता रहे हैं। नेगेटिव और लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव और लोन पेयर तो बॉन्ड बना सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पॉजिटिव कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चा, कोई भी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं गिनेगा। यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चा? एरोमेटिक बन गया, ठीक है? एरोमेटिक बन गया। अब हम आते हैं उन चीज़ों पे जिसको तुमको लगता था कि बहुत टफ सवाल है। सुनना, प्लीज सुनते रहना बच्चा। जैसे कोई तुमसे ये बोला कि क्या ये एरोमेटिक है, तो हमारे दिमाग में आया कि एरोमेटिक, चलो देखते हैं एरोमेटिक है कि नहीं। पहला साइक्लिक, चल है। दूसरा बच्चा हर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कि नहीं। बच्चा sp2 का असल मतलब होता है प्लेनर। अगर रिंग प्लेनर नहीं है तो बच्चा वो गलत हो जाएगा, वो कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। तो जो रूल हम लिखवाए हैं वहां पे, सेकंड रूल कि हर कार्बन sp2 होना चाहिए, उसके बगल में जाके लिखो, या अगर इसके पॉज करके लिखे तो हो गई ना, हाँ, तो वहां जाके बगल में जाके लिखो बच्चा कि वो कंडीशन किसकी है बेटा? प्लेनरिटी की। sp2 तभी होगा जब रिंग क्या होनी चाहिए। क्यों हम sp2 चेक करने जाते हैं? ताकि चेक कर सकें कि रिंग हमारी प्लेनर है। अगर रिंग प्लेनर नहीं हुई तो खेल हो जाएगा हमारा, गड़बड़ा जाएगा सब, ठीक है? तो रिंग प्लेनर होनी चाहिए बच्चा, ठीक है? चलो आते हैं, बाद में आएंगे इस पे। पहले तो ये देख लिए कि हम सब sp2 है, लेकिन इस केस के लिए रिंग प्लेनर है कि नहीं, ये देखने के लिए लास्ट वाला रूल देखो। क्या बताए थे? रिंग साइज 8 या 8 से बड़ी हो तब बेटा प्लेनरिटी डिफाइन करनी पड़ती है। उसके नीचे की जो रिंग है वो सब प्लेनर है, कुछ नहीं सोचना। 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, सोचना ही नहीं है। रिंग हमेशा प्लेनर होगी। 8 मेंबर से ऊपर अगर रिंग साइज है बच्चा तो प्लेनर तभी होगी जब कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा हो। इफ कंपाउंड हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा बेटा? नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है?
तो यानी रिंग की प्लेनरिटी भी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, सिर्फ एरोमेटिसिटी नहीं डिपेंड करती है। 8 मेंबर या 8 मेंबर से ऊपर की कोई भी न्यूट्रल रिंग हुई, न्यूट्रल, ये बात ध्यान रखना, न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज आ गया तो बच्चा वो एरोमेटिक है, ठीक है। चार्ज आ गया तो फिर वो नॉर्मल रूल से फॉलो होगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें बेटा? न्यूट्रल रिंग में। तो अगर कभी भी न्यूट्रल रिंग तुम देख रहे और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आया तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन आया तो मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? नॉन प्लेनर होगा। अब जैसे देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए और रिंग साइज कितने की है बेटा? रिंग साइज है 10 की, 8, तो 8 की है बेटा, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब रिंग कैसी होगी बेटा? नॉन प्लेनर, sp2 होने के बावजूद नॉन प्लेनर। और इसका जो शेप होता है बेटा वो टब शेप होता है, ये आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है, ठीक है, हम तुमको बता दे रहे हैं। इसका जो शेप होता है वो टब शेप होता है। इसके बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सिस, ट्रांस, इन सब पे। ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी इसका क्वेश्चन आता है, जब आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल छोड़ दो स्ट्रक्चर्स पे। बस ये ध्यान रखो कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बेटा नॉन प्लेनर होगी। नॉन प्लेनर मतलब बात ही खत्म, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि अगर रिंग प्लेनर नहीं हुई तो वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकती। चलो इससे रिलेटेड सारे सवाल करते हैं, इससे रिलेटेड। कहाँ गया सवाल कहाँ गया? चलो अब तुमसे कोई घूमते घामते आया, कहा ऐसा है, ये बताओ एरोमेटिक होगा कि नहीं, या इसका रुको, ये नहीं, 12 वाला करते हैं। हाँ, वो 10 वाला स्पेशल केस है बेटा, उसको हम बताते हैं अभी, वो पूरा एक्सेप्शनल केस ही है, ठीक है, इसलिए उसको हटा दिया, वो तो पूरा केस अलग है। अब मान लो कोई बोला कि बताओ, इसको बताओ कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो अपने दिमाग में आए कि हाँ एरोमेटिक, चेक करते हैं पहले। तो पहले ये कंपाउंड क्या है? साइक्लिक, सही है। सारा हाइब्रिडाइजेशन sp2, बेटा अब निकाल लेना sp2 है। फिर आगे चलेंगे, फिर आगे हम पहुँचे बेटा क्या कि यहाँ से ऐसे रेजोनेंस होता जा रहा है इस तरह, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, नहीं सही है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब देखो रिंग साइज कितनी है बेटा? रिंग साइज है 3, 3, 3, 12 की, ठीक है, 12, 4, 16, ठीक है। रिंग साइज कितनी है बेटा? 8 से बड़ी है, ठीक। 8 से अगर बड़ी है और 16 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसका सीधा सा मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा? नॉन प्लेनर। तुमको प्लेनर नॉन प्लेनर पहचानने अब आ गया होगा। 7 मेंबर की रिंग तक सब कुछ प्लेनर, चाहे कोई भी कंडीशन हो। 8 मेंबर या 8 मेंबर के ऊपर कब नॉन प्लेनर होगी? जब क्या बेटा? वो एंटी एरोमेटिक या 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक मत बोलो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो नॉन प्लेनर होगी। और कब प्लेनर होगी? जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा? 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होगा तो कैसा एरोमेटिक होगा बच्चा? नॉन एरोमेटिक। चलो एरोमेटिक का भी एक एग्जाम्पल ले लें। तो कहोगे कि पता नहीं इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको लिख लेना, ठीक है, पॉज करके बेटा लिख लो एक बार। तो एरोमेटिक का एग्जांपल लें एक, ठीक है, हो गया। एक एग्जांपल बच्चा और ले रहे हैं। एक मिनट, इसको हटा दें, लो एक मिनट बेटा, थोड़ा सही से ड्रॉ कर लें।
एक्चुअली ड्रॉ करके लाए नहीं ना हम, नहीं तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, हाँ चलो, ये सवाल अगर तुम्हारे पास आया, ठीक है, कि बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो हम पहले कार्बन एटम गिन लेते हैं बच्चा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये 12 है बच्चा। ठीक, 12 है। तो अगर कोई बोला बच्चा कि ये बताओ कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो हमको नहीं पता। हमको ये पता है साइक्लिक है, हर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। चूंकि रिंग साइज 8 से बड़ी है तब बेटा प्लेनरिटी चेक करना पड़ेगा। प्लेनरिटी चेक करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बेटा 4n+2, ठीक है। 4n+2 मतलब प्लेनर, ठीक है, और प्लेनर मतलब एरोमेटिक, बात ही खत्म। तो जितनी भी ये एनोलिन यही इन्हीं को एनोलिन्स बोलते हैं बेटा। कहीं कोई बोल रहा था कि एनोलिन्स पढ़ाना है सर, तो बच्चा यही एनोलिन्स है, कोई अलग चीज नहीं है एनोलिन्स, ठीक है। तो लगातार अल्टरनेट पाई बॉन्ड जो होती हैं वही एनोलिन्स होती हैं साइक्लिक फॉर्म में। तुमको इतना क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं है, रूल्स एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, तुम्हारा आसानी से आ जाएगा। हम एक दो एग्जाम्पल और ले रहे, ठीक है, ताकि तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब सुनो, एक एक्सेप्शन है इसका। वो एक्सेप्शन है कौन? वो है बच्चा ये 10 मेंबर की रिंग। बेटा इस रूल के हिसाब से जो हम तुमको बताए हैं, उस रूल के हिसाब से ये एरोमेटिक होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रिंग साइज 8 से बड़ी है, साइक्लिक है, sp2 है और कुल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो भाई 2 6 10 ये सब प्लेनर होते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्लेनर होना चाहता था, ये अपने आप को प्लेनर करने की कोशिश में लगा था, तभी इसके 2 हाइड्रोजन्स, देखना यहां वाला और बच्चा यहां वाला। सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ये थ्योरी है। ज्यादातर लोग इसका थ्योरी नहीं जानते, ठीक है, या उसको गलत तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं। एनोलिन्स का केस अलग है, ये पूरा एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस ही है पूरा। इसको एनोलिन्स की तरह काउंट नहीं करना। एनोलिन्स वाला जो केस था वो हम बता दिए तुमको कि 8 मेंबर से रिंग साइज ऊपर हो तो बेटा अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लेनर होगा, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो नॉन प्लेनर मानना है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमको। लेकिन ये 10 वाला अलग है बेटा। यहां होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है, 10 मेंबर की रिंग जब अपने आप को प्लेनर करती है ना, तो उसको अंदर जगह ही नहीं मिलती। अब देखो हम तुमको ना, रुक जाओ, तो 2 पेज ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई 2 पेज है, खराब पेज है, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, ठीक है। सुना, तो होता क्या है कि मान लो ये 2 ऐसे कार्बन है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन है। अब जब जगह नहीं मिलती तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को ढकेलते हैं, और ढकेलने में कोई एक ऊपर हो जाता है और एक हाइड्रोजन नीचे हो जाता है। अब होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्स करते हैं बेटा। ये प्लेनर होना चाहता था, ये प्लेनर होना चाहता था, प्लेन में जाना चाहता था। जैसे ही प्लेन में गया, उस इन दोनों जगह से जो हाइड्रोजन निकले वो एक दूसरे को ढकेलना शुरू कर दिए, और जब ढकेलना शुरू कर दिए, ऐसे ढकेल ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे आया बच्चा और ढकेलना शुरू किया। कोई भी 2 चीज फोर्स लगाएगी, जगह नहीं होगी, तो एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। अब अगर ये हाइड्रोजन ऊपर हो गया तो टूट के तो जाएगा नहीं, हाइड्रोजन तो बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो बच्चा जब ये हाइड्रोजन ऊपर हुआ तो ये अपने इस कार्बन को, इस वाले कार्बन को लेके ऊपर चला गया, और ये जो हाइड्रोजन दूसरा वाला नीचे गया था वो अपने इस वाले कार्बन को लेके नीचे चला गया। अब रिजल्ट ये हुआ कि ऐसे प्लेन होना था, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 10 मेंबर की रिंग में प्लेनर होना चाहिए था, जो रूल हम बताए हैं, जो रूल तुमको जानते हो। लेकिन यहां पे दोनों हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से बेटा ये एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। जब एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया तो अपने अपने कार्बन को लेके भी ऊपर नीचे चले गए। जब कार्बन को लेके ऊपर नीचे चले गए तो ये कैसा रिंग बन गया बेटा? कैसा रिंग बन गया? नॉन प्लेनर बन गया, ठीक है। तो ये इसकी वजह से नॉन प्लेनर नहीं है,
बेटा ये पूरा एक्सेप्शनल केस ही है, यानी जो इसको नॉन प्लेनर बना रहा वो कौन बना रहा, इन दोनों का हाइड्रोजन। दिस रिपल्शन मेक्स नॉन पोल, मेक्स नॉन प्लेनर। तो इस रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर है, यानी अगर तुमने इन दोनों को हटा दिया तो अपना मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा, ठीक। तो इस वजह से अब बच्चा देखना, एक सवाल तुमको हमेशा परेशान करता था, सुनना ध्यान से सुनना। एक सवाल ऐसा आता था, याद करो, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन जुड़ी होती थी यहाँ पे, ठीक, और बोलता था बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। अब तुम अगर ये समझ गए तो ये समझ जाओगे। सुनो, इन दोनों हाइड्रोजन की वजह, रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हुआ था। तुमने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, हटा के ऊपर एक ऐसे, ये मान लो रिंग है बेटा, ये थोड़ा सा एज्यूम कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन बनाना मुश्किल है। ये रिंग है मान लो 10 मेंबर की, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन्स थे, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे थे। तुमने इन दोनों को हटा दिया और उसको एक एटम से जोड़ दिया ऐसे। अब बच्चा यहां रिपल्शन तो होगा नहीं नीचे, अब तो यहां रिंग में रिपल्शन तो होगा नहीं बेटा, और जब रिंग में रिपल्शन नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा, प्लेनर। और प्लेनर हो जाएगा, और कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करें बेटा, ये वाला एक बहुत, इस रूल को हम लोग बोलते हैं बेटा क्रक्स रूल फॉर नॉन एरोमेटिसिटी। लेकिन उतना रूल फुल नहीं याद करना है, हमको ये याद करना है कि इन हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया। अगर तुम इन हाइड्रोजन्स को हटा देते हो तो मॉलिक्यूल प्लेनर बन जाएगा। बेटा ये हाइड्रोजन हटा के हम चाहे ऑक्सीजन लगा दें, चाहे सल्फर लगा दें, चाहे नाइट्रोजन लगा दें, हर केस में ये रिंग प्लेनर ही रहेगी। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि 10 मेंबर का रिंग प्लेनर होना चाहता था, जो रूल हम पढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या रूल पढ़ाए हैं, फिर से रिवाइज करें, क्योंकि ये रूल से बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत लोग तुमको परेशान करेंगे। बच्चा फिर रूल याद करो, 3 से 7 मेंबर रिंग चाहे कुछ भी हो, हमेशा वहां पे बेटा प्लेनर रहेगा। 8 से ऊपर रिंग को प्लेनरिटी चेक करना पड़ता है, 8 मेंबर या 8 से ऊपर रिंग को। क्या कब प्लेनर होगी 8 से या 8 से ऊपर की रिंग, जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। कब नॉन प्लेनर होगी, जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, वो रिंग कैसी होनी चाहिए बेटा, न्यूट्रल। हर कुछ न्यूट्रल के लिए बात कर रहे हैं। अगर चार्ज आया तो जो रूल तुम पहले सीखे हो वही सब लगाओगे, 5वां रूल लगाने की जरूरत नहीं है। वो 5वां रूल तभी लगेगा जब मॉलिक्यूल कैसा होगा बच्चा, न्यूट्रल। तो ये हम लोग आज डिस्कस किए। ठीक है, 1-2 केस और बचा है बेटा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अब नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो हम इसके अगले वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे, आगे वाले में। ठीक है, हम इसमें असाइनमेंट अटैच कर रहे हैं बेटा, रेजोनेंस का, स्टेबिलिटी का और एरोमेटिसिटी का। सारा तुमको करना है, कल वाली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक बच्चा, थैंक यू।